नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, आप सभी का भूगोल परिवार में स्वागत है। और आज का दिन ये विशेष है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए कि बहुत दूर से हमारे यहाँ पर जेआरएफ स्कॉलर पधारे हैं। और ये जेआरएफ स्कॉलर उत्तर प्रदेश से हैं। अभी अपना पूरा परिचय बताएंगे, आपको अपनी रणनीति भी बताएंगे कि किस प्रकार इन्होंने तैयारी की और कहाँ से ये आते हैं, आगे इनका विजन क्या है। आप सबको पता है अभी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में एक बड़ी भूगोल की नागी की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, अभी चल रही है। तो उस रिगार्डिंग उस कॉन्फ्रेंस में रिसर्च स्कॉलर आए थे उत्तर प्रदेश से और अपनी यूनिवर्सिटी से पहले से जुड़े हुए हैं। तो वहां मिलना हुआ तो मैंने इन्वाइट किया, मैंने कहा आओ, और इन्होंने मेरी बात का मान रखा। बड़ा अच्छा लगा आप सब लोग आए। तो यहाँ पर मेरे साथ नेहा, नीतू, रविचंद्रा और यहाँ पर कमलेश कुमार हैं। ये चारों बहुत मेहनती, और आप सब लोग जानते हैं कि जेआरएफ बहुत कम लोगों का होता है। तो जिसका भी जेआरएफ होता है मैं उनको बहुत मेहनती मानता हूं, क्योंकि पूरे भारत में हर बार जो जेआरएफ का पेपर होता है, नेट जेआरएफ का पेपर होता है, उसमें कुछ % लोगों का ही जेआरएफ होता है। तो जिन्होंने भूगोल को जिया है, अच्छे से पढ़ा है, उनका ही जेआरएफ होता है। तो यहाँ पर भूगोल को जीने वाले चार मेरे साथी हैं। तो सबसे पहले किससे शुरू करें? नेहा, आपसे शुरू करें। जी सर। तो नेहा, अपना परिचय बताइए। और सबसे पहले तो आप सब लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा। राजस्थान में मजा आया थोड़ा? जी सर। अभी ज्यादा घूमे नहीं हो आप? नहीं सर, लेकिन सर पहले पिछले साल जब लास्ट टाइम आए थे टूर में, तब उतना अपनापन नहीं लगा था जितना आपसे मिलकर इस बार यहाँ आकर। वो एक ऑनलाइन जुड़ाव रहता है, जी सर, फिर होता है ना कि पहले से जानते हैं, फिर मिलते हैं, तो वो एक भाव आता है। सर वीडियो में ही आपको देखते थे तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, और आपने जो स्वागत किया उससे बहुत ही खुशी मिली। चलिए, तो नेहा से स्टार्ट करते हैं। जी सर। नेहा, आप क्या बताना चाहेंगे? सर, मैं रायबरेली से हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। थोड़ा सा तेज बोले ताकि सब सुन पाए। ओके सर, मेरा नाम नेहा शुक्ला है, मैं रायबरेली से हूँ और रिसर्च स्कॉलर हूँ रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से। और मेरा जेआरएफ 2023 जून के बैच में हुआ था। जून में हुआ था। पीजी कब किया आपने? पीजी मेरा सर 2020 का है। अच्छा, 20 का है। उसके बाद मैंने बीएड किया है। अच्छा, बीएड किया था। जी सर। तो बीएड करने के बाद जस्ट थोड़ी तैयारी की और इसमें जेआरएफ हो गया। जी सर। कितनी तैयारी की आपने? मेरा सर 2 बार नेट हुआ है उससे पहले, फिर थर्ड राउंड में मेरा जेआरएफ हुआ है। थर्ड राउंड में मतलब इन्होंने लगातार प्रयास जारी रखे। तो 2 बार में नेट हुआ, तीसरी बार में जेआरएफ हुआ। तो ऐसे ही आप भी जारी रखो, आपका भी होगा। जी सर। तो और तैयारी मतलब क्या स्पेशल कुछ किया और कितने घंटे पढ़ते थे, क्या सीन रहा? सर, मैंने कभी ऐसे घंटे का नहीं सोचा, लेकिन एक होता है कि हर टाइम माइंड में रहता है कि अब पढ़ाई कर रहे हैं या उससे रिलेटेड बातें माइंड में चलती रहती हैं। और मुझे लगता है कि प्रिपरेशन करने से पहले एग्जाम के पैटर्न को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्ट बिल्कुल सही है। और सिलेबस को सबसे ज्यादा बहुत डीप में ना जाकर के ये समझना कि क्या पूछा जा रहा है एग्जाम में। और इसके लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आप देख। पीवाईक्यूज बहुत महत्वपूर्ण है। जी सर। बिल्कुल। चलो, ये दो महत्वपूर्ण बातें बताई है नेहा ने। एक सबसे महत्वपूर्ण है कि पीवाईक्यूज और एग्जाम का पैटर्न समझना। एग्जाम का पैटर्न हम पीवाईक्यू से ही समझते हैं जब पीवाईक्यूज अच्छे से कर लेते हैं। तो नेहा, आगे क्या प्लान है, अब क्या तैयारी कर रहे हैं? सर, मैं पीएचडी कर रही हूँ और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी। एपी की तैयारी भी कर रहे हैं? जी सर। ठीक है। वैकेंसी भी आने वाली, अभी यूपीएचईएससी का तो हो गया था। जी सर। अब वैकेंसी आने वाली है। जी सर। जीडीसी की आ रखी है। जीडीसी की आ रखी है और जीआईसी की भी है। जी सर। दोनों वैकेंसी आ रखी है। चलिए, तो नेहा, आपका टॉपिक क्या है रिसर्च का? वर्तमान में सर मेरा टॉपिक ये है कि रायबरेली जनपद में जो ग्रामीण महिलाएं उनकी स्थिति पे अध्ययन करना। क्या बात है, बहुत सुंदर टॉपिक है। ग्रामीण महिलाओं पर उनकी स्थिति का अध्ययन करना। और ये रायबरेली जनपद में रायबरेली जनपद इनका अध्ययन स्टडी एरिया है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं पर मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं या उनके ऊपर ध्यान देते हैं। अच्छा टॉपिक लिया आपने। सर, मैं खुद ग्रामीण इलाके से और महिला हूँ, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाऊंगी। ग्रामीण से भी इलाके से आते हैं और महिला भी हैं, तो वो भाव को आप समझ पाएंगे कि उनकी क्या समस्याएं रहती है और क्या कैसे जो है उनकी नजदीकियों को उनकी आप समझ पाएंगे। तो अच्छा एक फ्रूटफुल नतीजा उससे निकलेगा। चलिए, तो कमलेश सर, कैसे हो? बहुत अच्छा सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो बताइए, क्या कहाँ से आते हैं, अपना परिचय दीजिए और क्या प्लान? पीलीभीत जिले से आता हूँ। हाँ और वर्तमान में पीएचडी कर रहा हूँ एमजेपीआर बरेली से। हाँ। जिला कौन सा बताया आपने? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से। पीलीभीत से आते हैं। पीलीभीत एकदम जो है पाकिस्तान नेपाल के बॉर्डर के पास है। उत्तराखंड से सीमा। उत्तराखंड से सीमा लगती है। और वहां पे एक अभ्यारण्य भी है। जी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। बिल्कुल। तो वो पढ़ाते भी हैं, अपन इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं।
पिलिभिट टाइगर रिजर्व है। जब हम एटलस को देखते हैं तो एटलस में भी जो अपना ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आता है उसमें एक टाइगर का चिन्ह देके जी पिलिभिट टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है। यस सर, 2014 से पीलीभीत टाइगर आपने घूमा है वहां पे? नहीं सर, मैं पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व नहीं गए अभी? नहीं मैंने सोचा मुझे ले जाओगे आप वहां पे। नहीं सर, आप आइएगा, स्वागत है। तो कैसी रही आपकी जेआरएफ की यात्रा, कैसी सर रही? मैं जेआरएफ ऑफलाइन किया, उसमें ऑनलाइन मैं 2018 हाँ हाँ। दिसंबर का जेआरएफ हूँ। हम्म। तो मैंने जो भी तैयारी की वो ऑफलाइन ही की है। ऑफलाइन की, ठीक है। और मेरा ज्योग्राफी सर हमेशा 70+ रहा है। मैं जेआरएफ अगर नहीं हुआ तो सिर्फ फर्स्ट पेपर की वजह से नहीं होता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तो देखो एक चीज मैं रोकना चाहूंगा कमलेश, फर्स्ट पेपर कमलेश का भूगोल बहुत अच्छा था, पहले से बहुत अच्छा था। फर्स्ट पेपर की वजह से इनका रुक रहा था, बाद में फर्स्ट पेपर पे फोकस किया और जेआरएफ हुआ। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका भूगोल वास्तव में बहुत अच्छा होता है, लेकिन पेपर 1 इतना डायनामिक है तो उसको अच्छे से कवर नहीं कर पाते। तो आपको भी इस बात का ध्यान में रखना। फिर आपने पेपर 1 कैसे किया? सर पेपर 1 मैंने पीवाईक्यू लगाए थे। उसके जो पीवाईक्यूज की बुक आती है, ठीक है, केवीएस मदान की आती है। हाँ सर, केवीएस मदान की बुक पढ़ी थी। हाँ। प्लस सर अरिहंत की बुक आती है। अरिहंत की पीवाईक्यूज की भी आती है, बिल्कुल आती है। तो उसको सारा निकाला था अच्छे से। और फिर कितनी बार दिया था आपने तब जेआरएफ को? थर्ड टाइम। तीसरी बार में आपका भी जेआरएफ हो गया, ठीक है। अब पीएचडी सर मैं चल रही है? yes, sir। कौन सी यूनिवर्सिटी? एसआरएफ हो गया हूँ सर, एमजेपीआरयू बरेली से। अच्छा, बरेली यूनिवर्सिटी से ही आप कर रहे हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या है यूनिवर्सिटी का? महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली। महात्मा ज्योतिबा फुले। हाँ, रोहिलखंड विश्वविद्यालय। अच्छा, रोहिलखंड विश्वविद्यालय, क्या बात है। महात्मा ज्योतिबा फुले तो जो है हमारे रियल नायक हैं, रियल हीरो हैं, जिन्होंने वास्तव में सबसे पहले जो महिला एजुकेशन है ना, जो ज्योतिबा फुले दंपति है, फुले दंपति दोनों ने वास्तव में ये आज लोग उनको बहुत कम पढ़ते हैं, है ना, ये उनको पढ़ना चाहिए और प्रत्येक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। उनसे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता, उनकी कहानी जानकर। अभी एक फिल्म भी बनी थी, है ना, एक फिल्म भी आई थी, तो वो फिल्म भी आपको जरूर देखनी चाहिए। हाँ, ऐसा ही कुछ नाम था, महात्मा ज्योतिबा फुले पे, और उन दोनों दंपति के जीवन पे एक फिल्म आई है। उन्होंने कितना अन्याय अत्याचार सहा, उसके बावजूद भी उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई पूरे भारत में। तो आज भी वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है और हमेशा रहेंगे। तो यूनिवर्सिटी का नाम बड़ा अच्छा है। और अब पीएचडी का टॉपिक क्या है आपका? मेरा सर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में कृषि मशीनीकरण स्थिति, भूमिका और संभावना है। अच्छा, कृषि मशीनीकरण पे कर रहे हैं। यस सर। तो वहां पे जैसे हम ये हरित क्रांति पढ़ते हैं, तो हरित क्रांति में पश्चिमी यूपी में तो हरित क्रांति सफल रही, यस सर। पूरी यूपी में सफल नहीं रही। यस सर। तो पश्चिमी यूपी में तो मशीनीकरण ऑलरेडी अच्छे लेवल का है। तो मशीनीकरण, कृषि मशीनीकरण आपका टॉपिक है। यस सर। मूल स्टडी एरिया जनपद पीलीभीत। जनपद पीलीभीत ही है। चलिए, आगे का क्या प्लान है कमलेश? सर अभी तो फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी चल रही एपी की तैयारी कर रहे हैं। तो सब वही है, जेआरएफ स्कॉलर होने के बाद एक ही अच्छा रास्ता होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ऑल द बेस्ट आप दोनों को, नेहा और कमलेश को। थैंक यू सर। और इधर हमारे बीच जो है नीतू है। नीतू, आप बताइए क्या जर्नी रही है आपकी? सर मेरा नाम नीतू है और मैं मूलतः मुजफ्फरनगर की निवासी हूँ। मुजफ्फरनगर में एक बार दंगे हुए थे। जी सर, वहाँ थोड़ा रहता है। थोड़ा रहता है, होता है, लेकिन चलो ठीक है। एक अब तो सद्भाव अच्छा है। जी, वहाँ जो सामान्य जन है उनके बीच हमेशा ही हर जगह अच्छा रहता है। राजनीतिक तौर पे कुछ चीजें उधर होती है, बिल्कुल होती है। अच्छा जवाब दिया। देखो कि हम जो है सामाजिक तौर पर तो सब एक ही हैं, लेकिन जो होते हैं दंगे वो राजनीति के वोट बैंक के लिए करवाए जाते हैं। तो ये एक सामान्य नागरिक के सबके माइंड में होना चाहिए, ना कि धर्म को लेकर होना चाहिए। सर वैसे मेरी पूरी पढ़ाई अलीगढ़ से हुई है और मैं अभी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ। मेरा 2022 का जेआरएफ है। मेरा 2019 में मास्टर्स कंप्लीट हुआ और 18 में ही मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था अपेयरिंग में। अपेयरिंग में, क्या बात है। और फिर लगातार मेरा 3 से 4 बार नेट रहा है और कुछ नंबरों से जेआरएफ नहीं हो पाता था, लेकिन निरंतर प्रयास करने से, पीवाईक्यूज सॉल्व करने से और एक रणनीति, क्योंकि मैं बहुत छोटी क्लास, मतलब मास्टर्स के स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कर दिया था, तो रणनीति पर उतना फोकस नहीं किया था। फिर मैंने एक रणनीति बनाई कि मतलब तैयारी पीजी के साथ ही कर रहे थे। जी सर। अच्छा, फिर प्रॉपर रणनीति के थ्रू फिर मेरा 2-3 प्रयास में जेआरएफ भी क्लियर हो गया। ठीक है, अभी पीएचडी कर रहे हैं? सर अभी पीएचडी कर रही हूँ। मेरा जो पीएचडी का विषय है वो है मुजफ्फरनगर जनपद में बेसिकली फार्मा मशीनरी और सिंचाई तकनीकी का वर्तमान जो प्रोडक्टिविटी है उस पर क्या प्रभाव है। आप दोनों का लगभग सिमिलर टॉपिक है। जी सर, जी सर। उनका भी कृषि मशीनीकरण है, आपका मशीनीकरण के साथ जो है फार्मा मशीनरी और इरिगेशन पे। जी सर।
चलिए, अच्छा, आगे का क्या प्लान है? सर आगे का तो एक तो अच्छा शिक्षक बनना है आपकी तरह। क्या बात है। और हाँ, ज़रूरत है कि एक अच्छा पद मिले, और कहीं पर अगर नहीं भी मिलता है तो हम अपने तरफ से प्रयास करेंगे कि शिक्षक हमेशा अच्छे बने। बाकी जो सरकारी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। वैकेंसीज होती हैं उन पर, या फिर मेरा बीएड सीटेट है तो अच्छा, और भी जो टीचिंग लाइन की जो टीचिंग लाइन एग्जाम्स हैं उनकी जी सर, तैयारी जी आप सर। कर रहे हैं। सर एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी कि बच्चों को चाहिए कि वो पढ़ाने से हम ज्यादा सीखते हैं। तो मैंने भी अपने 12th के बाद से ही मैं ट्यूशंस पढ़ा रही थी, और फिर उसके बाद मैंने 11th 12th को जैसे ही ज्योग्राफी पढ़ाना स्टार्ट किया, तो 11th 12th की ज्योग्राफी से बेसिक्स क्लियर होने लगे मेरे खुद के भी। तो उससे मुझे लगा कि हाँ, सभी को ट्यूशंस पढ़ाना चाहिए, या वैसे भी हमें एनसीईआरटीज की किताबों को अच्छे से पढ़ाना चाहिए, जिससे कि हम पढ़ाने में और ज्यादा चीजें सीख। बिल्कुल, पढ़ाने से देखो, अपने आप पढ़ाना एक अपने आप में कला है, क्योंकि ये जब जितना आप पढ़ाते हैं खुद आप रिफाइन होते हैं। मेरी अगर जर्नी बताऊं तो जब मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर बना और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, तो उस दौरान का आप मेरा वीडियो देखोगे और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे वीडियो देखोगे, रात दिन का अंतर है ना। तो वो मैच्योरिटी आज की वीडियो में दिखेगी। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि सर तो बच्चे थे, है ना, एकदम जो है, तो वो एक मैच्योरिटी दिखती है। तो वो रिफाइन आप पढ़ाते हैं तो अपने आप में भी होता है, और पढ़ाने से पहले हर जो टीचर होता है वो खुद पढ़ता है, तो उससे भी नॉलेज बढ़ता है। तो 12th के बाद में आपने ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दिया, तो घर वालों ने बोला नहीं पहले खुद की पढ़ाई कर लो? नहीं, उनको भी ये था कि अच्छा है कि कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं क्योंकि हिंदी मीडियम से थी, लेकिन मैं सीबीएसई के बच्चों को पढ़ाती थी ताकि मैं थोड़ा सीखूं उस क्षेत्र में। हालांकि वो छोटी क्लासेस ही रहती थी, लेकिन मैंने 12th के बाद से अपनी पूरी पढ़ाई ये मानिए अपने स्तर से ही की है। ट्यूशंस पढ़ाकर मैंने बीए एमए किया, फिर बीएड में अच्छी एक तैयारी थी तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, तो वहाँ बहुत 5,000 तक की फीस में ही अच्छा। वो क्लियर हो गया। फिर जेआरएफ मिल गया, तो बीएड उसके थ्रू चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर संसाधनों के अभाव के बारे में कोई सोचकर जेआरएफ या इस तरह की तैयारी नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप अपने लायक खर्चा अपने तरफ से निकाल सकते हैं, और जेआरएफ तो निश्चित तौर पर आपको एक 5 साल तक के लिए सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस, और आपसे मिलने का मौका, या बड़ी बड़ी सेमिनार्स में जाने का मौका, बिल्कुल, बहुत कुछ आपको प्रोवाइड कराता है। प्लस सबसे जरूरी ये है कि इतना अच्छा स्कॉलरशिप इसमें मिलता है कि आप घर परिवार का खर्चा भी निकाल सकते हैं। और दूसरी तरफ ये भी होता है कि मैं थोड़ा इसको मीठा जहर भी मानता हूँ, क्योंकि स्कॉलरशिप स्टार्ट होने के बाद थोड़ा सा जो स्टूडेंट अगर स्थिरता मान लेता है, या थोड़ा सा उसकी सीरियसनेस कम हो जाती है। सबकी नहीं होती है, डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या है, वो 2-4 साल ऐसे निकाल लेता है कि ठीक है स्कॉलरशिप आ रही है, तो तैयारी उस इंटेंसिटी से करता नहीं है, तो लास्ट में फिर थोड़ी सी वो दिक्कत आती है। और वैसे संसाधनों की बात कही तो जैसे मैंने इतने सारी क्लासेस यूट्यूब पर ले रखी है, और हजारों विद्यार्थी हर साल देखते हैं, केवल यूट्यूब की क्लास से भी वो नेट जेआरएफ कर रहे हैं। आपकी क्लासेस देख कर, और स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो हम आपकी हरियाणा राजस्थान की क्लासेस के लिए हम वहीं से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी हरियाणा का रिजल्ट भी आने वाला है, तो वो भी इसमें अच्छा अपना रहेगा, मेहनत कर रहे हैं लगातार। तो विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे नीतू आप? सर मैं यही बोलूंगी, निरंतरता बनाए रखिए, एक प्रॉपर रणनीति से तैयार करिए, और भटकिए नहीं। अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अच्छे से देख लीजिए कि आपको किसका कंटेंट समझ आ रहा है, और वहीं आप एक मार्क बनाकर, फोकस बनाकर आप अपनी पढ़ाई को, एक निरंतरता आपको बनाए रखनी है। और स्पेशली जो नेट बार बार क्वालिफाई कर रहे हैं, तो बहुत निराशा मन में आती है। मेरे भी बहुत मन में निराशा आती थी, और 6 महीने बाद एग्जाम देने जा रहे हैं और नहीं हो पा रहा है, लेकिन लगता था कि नहीं, इस बार नहीं देंगे, लेकिन वो एक निरंतरता जो बनी रही, शायद उसी की वजह से जेआरएफ हो पाया है। तो वही मैं कहना चाहूंगी कि आप अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाकर रखें। देखो नीतू की यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात निकल कर आ रही है कि नेट हर बार होता है। मुझे हर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, मैसेज भेजते हैं कि सर नेट हो रहा है, जेआरएफ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो साथियों थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा जो कुछ चीजें रिफाइन आपको करनी है कि यूनिट 9 जो है वो थोड़ी सी कठिन लगती है, कुछ फैक्ट आप याद नहीं कर पाते हैं, कुछ फैक्ट करंट से जोड़ नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपका जो है कमजोर है। तो कुछ चीजें ये ऐसी छोटी मोटी जो कमजोरियां हैं उस पर मंथन करके उस पर आपको अच्छे से काम करना है। अगर उस पर आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दिए तो तुरंत उसी जो एग्जाम आपके सामने उसी में आपका जेआरएफ होगा। तो वो थोड़ा सा ही अंतर रह पाता है, तो उस थोड़े से अंतर के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाने ही पड़ेंगे। इन सब लोगों ने लगाए, आप सब लोग देख रहे हैं, पहली बार किसी का नहीं हुआ, लेकिन इनको समझ में आ गया कि कहीं कमी है, तो इन्होंने उस पर और काम किया, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे भूगोल का कोई टॉपिक या यूनिट हो।
तो आप भी ऐसे करिएगा, जरूर आपका भी होगा जेआरएफ, और आपको भी हम यहाँ पे बुलाएंगे। आते ही हर साल हम अब जो है एक मानक भी स्थापित हो गया, जैसे ही नेट का पेपर होता है तो हम प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं। तो उत्तर प्रदेश, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, है ना, बिहार तक, पिछली बार तो अभी पश्चिम बंगाल से भी स्टूडेंट आए थे। तो इतने दूर से विद्यार्थी आते हैं। अपने साथ यहाँ पर रविचंद्रा है। रविचंद्रा, बड़ा अच्छे लग रहे हो आप, देख एकदम दूल्हे की तरह, थैंक यू सो मच सर। है ना। आप सूट वूट लगा के आए हैं और साफा हमने पहना दिया, तो बस घोड़ी पे बिठाना बाकी है। सर घोड़ी पे तो चढ़ चुके हैं। अच्छा। सर सबसे पहले तो आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने जो इतना बड़ा विशिष्ट सम्मान, प्रतिभा सम्मान दिया हम लोगों को, और इतना सम्मान दिया, यहाँ बैठने लायक हमें बनाया, क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं था। इतने ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं कि वहाँ पे जो संसाधनों का अभाव है, केवल एक यूट्यूब चैनल ही एक ऐसा माध्यम बना था। उसके बाद काफ़ी ऐप्स आए, जैसे सर का अपनी यूनिवर्सिटी ऐप है, वहाँ पे अब आप हर एक तरह की क्लासेस आप वहाँ पे देख सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छे से कंटेंट सर ने बनाया है। मैंने अपना, सर सबसे पहले बताऊंगा, मेरा नाम है रविचंद्रा और मैं मुरादाबाद से हूँ, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद से। और जैसे मेरा जो टॉपिक, जैसे मेरा इस समय चल रहा है पीएचडी, तो मेरा जो टॉपिक है सर, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जो सेटलमेंट होते हैं, अधिवास होते हैं, उनमें मूल रूप से किस प्रकार के अंतर हैं। रूरल सेटलमेंट पे काम कर रहे हैं आप? जी, रूरल अर्बन क्षेत्र में। अच्छा, रूरल अर्बन जी, जो किस तरह के अंतर डिफरेंसेस हैं उन पे मतलब मेरा ये रिसर्च एरिया है। और सर बस मैं यही कहना चाहूँगा सर, जेआरएफ के लिए, जैसे मैंने सर 3 बार मेरा कुछ नहीं हुआ था, फिर 4 बार में मेरा मार्च में 2023 मार्च में 3 मार्च को एग्जाम हुआ था, तो मेरा नेट हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि मेरा जेआरएफ नहीं होगा, लेकिन जैसे सर ये हैं और लोग जो सीनियर हैं, वो हमेशा जिसका हो जाता है वो यही कहते हैं कि सर एक निरंतरता, तारतम्यता बनाए रखिए, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे हो जाएगा। तो फिर कुछ नहीं मुझे दिखा, तो सर आपका कोर्स लिया मैंने, फिर वहां से प्रिपरेशन की, जिसमें सिर्फ सर भी शामिल हैं जो हायर एजुकेशन और एनवायरनमेंट पढ़ाती हैं फर्स्ट पेपर के लिए। तो वहां से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, और सर का ज्योग्राफी का जो है चैनल है ही, जहां से मैंने ये जेआरएफ की प्रिपरेशन की थी। और सर मैं यही कहना चाहूंगा, जेआरएफ करने के लिए एक MRP का फॉर्मूला आप अपनाइए, जिसमें मैक्सिमम रिवीजन और पीवाईक्यू, जितना आप रिवीजन करेंगे और पीवाईक्यू करेंगे, उतना ही आप में लगेगा कि हमें बहुत ज्यादा ग्रोथ, इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर आप केवल रिवीजन करेंगे तो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं है, आप केवल पीवाईक्यू लगाएंगे उसका भी कोई रिजल्ट नहीं है। मैं मानता हूँ मैक्सिमम रिवीजन और पीवाईक्यू, अगर जहां से भी आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं, जैसे सर डेली बेस में कराते हैं, चाहे हरियाणा को हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ हो, जीडीसी उत्तर प्रदेश का हो, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, ज्योग्राफी, केवल ज्योग्राफी ही होती है। आप ये नहीं कि ज्योग्राफी अलग होती है, बस एक स्पेसिफिक बना दिया जाता है जिस भी राज्य का होता है, लेकिन मोस्टली जो ज्योग्राफी होती है वो सेम ही रहती है। तो मैं ये मानता हूँ कि आप जहां से पढ़ रहे हैं, सर से पढ़ें, कहीं से ही पढ़ें, मैं ही नहीं कहूंगा सर से ही पढ़ें आप, लेकिन आप ऐसी जगह से पढ़ें जहां पे सब कुछ अवेलेबल हो, कहीं इधर जाना ना पड़े, हर एक चीज एक जगह मिल जाए, जिससे आप आराम से चीजों को सिस्टमेटिक पढ़ सकें। और सर मैं एक और चीज कहूंगा, आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे HPSC हो, चाहे UPHESC हो, चाहे RPSC हो, आप जहां भी बैठ के पढ़ते हैं, आप उस टेबल के सामने ठीक एक सिलेबस बनाइए, और उस सिलेबस को अपने हाथ से स्ट्रक्चर वे में बनाइए। और आप क्योंकि जब हम हाथ से बनाते हैं सर, तो हमको पता होता है कि हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो आप हर एक चीज को मेंशन करिए, उसके यूनिट बनाइए, यूनिट के सब टॉपिक बनाइए, उसको पढ़िए, फिर उसके ही पीवाईक्यू MCQ लगाइए, जिससे क्या होगा सर, हमें पता रहेगा कि हमारी कमियां कहाँ हैं और किस टॉपिक को हमने अच्छे से नहीं पढ़ा है। सर यही मेरी रणनीति रही है। देखो, रविचंद्रा ने बहुत शानदार जो है एग्जैक्ट वो परफॉर्मा, वो एक डिजाइन बता दी कि आपको तैयारी कैसे करनी है, और हर विद्यार्थी की रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि आप सब लोग समझते हैं कि मैं हमेशा ये भी कहता हूं कि सबसे पहले पाठ्यक्रम को सरलीकृत करके आपको देखना चाहिए। तो वही बात इन्होंने कही कि अपने सामने लगा लो उसको, और उसको अच्छे से अपने माइंड में रखो, और टॉपिक को सब टॉपिक में बांट कर और तैयारी करो, साथ में पीवाईक्यूज, MRP, मैक्सिमम रिवीजन एंड पीवाईक्यूज, ये सबसे MRP मुझे अब याद रहेगा, मैं स्टूडेंट को बोलता रहूंगा। सर यही है कि आप अगर जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत से स्टूडेंट की समस्याएं रहती हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो समझ में नहीं आता कि अब तो ऐसा बना रखा है अपना यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर, 5, 6, 7 ऑप्शन तक आते हैं, तो उसको एलिमिनेट कैसे करें,
कैसे हम उसको आउट करें कि भाई ये नहीं होगा तो कैसे आंसर होगा। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, सभी जितने भी हमारे जो जेआरएफ करने वाले मतलब विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, कि आपको लग रहा है कि ये 100% होगा नहीं, तो आप सिर्फ उसको देखिए, बाकी आप ऑप्शन में जाइए कि ये कहाँ कहाँ मतलब फिट हो रहा है। अगर वो वहां है तो उसको एकदम डिलीट करिए, और आप जो पॉजिटिव चीज है उसको देखिए कि कहाँ कहाँ है। तो आप इस तरह से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, टाइम तो कम होगा ही, लेकिन आपका जो करने का तरीका है, आपका जो, जैसे किसी स्टूडेंट के 100 में से 60 नंबर आते हैं तो वो उसका नेट हो जाता है, जेआरएफ हो नहीं पाता है, फिर वो उसको बड़ी दिक्कत होती है कि हम तो 2 नंबर से 4 नंबर से रह जाते हैं। तो वो रहने का सबसे बड़ा कारण हमारा यही है कि हम उसको एलिमिनेट नहीं करते, हम सिर्फ आंसर को ढूंढने में लग जाते हैं, और हम सिर्फ अगर आंसर को ढूंढेंगे तो वो हमारी पकड़ में आने वाला होता नहीं है। उसके लिए सबसे अच्छा फार्मूला है, आप पॉजिटिव पूछ रहा है तो निगेटिव ढूंढिए, अगर निगेटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव ढूंढिए, और दोनों में से कुछ ना मिले तो आप शांति से बैठ के ये लगाइए कि ये जो पूछा गया जो टॉपिक किस यूनिट से है और कहां से ये मतलब ये क्वेश्चन जनरेट किया गया है, आप वहां दिमाग लगाइए, तो आपको कम से कम 60-70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर हम इतना कर ले जाते हैं तो वो जो हमारा जो आंसर होता है वो हमारे ही पक्ष में आता है, उत्तर। तो ये मैं कहना चाहूंगा सभी जितने भी विद्यार्थी। बिल्कुल, बहुत शानदार रणनीति है, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि एग्जाम में क्वेश्चन भी कैसे अटेम्प्ट करें और कैसे उसको पकड़ के कि कहाँ से क्वेश्चन जनरेट हो रहा है उसको अपने नोट से या बुक से देखना चाहिए। तो अच्छी रणनीति बताइए रविचंद्रा। और सर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर किसी को भी, मैं ऐसा नहीं है मैं सर के बारे में बहुत पॉजिटिव, मैं सर ने मुझसे कहा हो या मुझे बोलना ही है ये सब, मैं अपने ऊपर आप बीते बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छी स्टडी अगर करनी है तो कुछ अच्छी बुक, चाहे क्वेश्चन पेपर की हो चाहे आपको सिलेबस वाली जो आपका पेपर है, मैं ये मानता हूं कि अगर एक जगह सारा कंटेंट आपको मिल रहा है और वो हर एक यूनिट के क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं और उस क्वेश्चन पेपर के साथ में अगर आपको थ्योरी मिल रही है तो आप जरूर लें, क्योंकि उससे क्या होगा, आप जो अलग अलग तमाम किताबें लेके बैठे हुए टेबल पे उसको देख के हम पढ़ नहीं पाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे, मैं खुद भी रहा हूं कि मैंने सर से फोन पे कह के ग्रुप में या टेलीग्राम पे पीडीएफ तो डलवा लिया, लेकिन उसको मैं कभी खोल ही नहीं पाया। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप टेलीग्राम पे पीडीएफ इकट्ठा करने पे या यहाँ से कंटेंट वहां से इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं है। आप एक अच्छे अगर रिसर्च स्कॉलर या अच्छे जेआरएफ अगर पाना चाहते हैं, अब हमारी अगर हमसे पूछेंगे आप लोग जितने भी हैं, तो हमारे इस समय 44,400 रुपए आते हैं। तो हमसे पूछिए हमें कितना अच्छा लगता है कि जब हम कुछ नहीं थे, हमारे पास अकाउंट में 1 रुपया नहीं आता था और आज हमें इतना आता है, तो हमें कितना अच्छा लगता है। और आपको भी अगर ये सब चाहिए तो उसके लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। लगता है शुरू में कि हमारा नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा अगर आप अचीवमेंट पाएंगे तो थोड़ा देखो समय लगता है, और शक्ति उसी की होती है जिसका धैर्य बना रहता है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, निरंतरता तारतम्यता बनाए रखिए, और कहीं भी प्रॉब्लम है सर से मिलिए, सर से बात करिए। और मैं तो बस यही कहूंगा, 4 बुक सर की आती हैं, पीवाईक्यू, एमसीक्यू और सारे सिलेबस कवर है, उनको लीजिए, कहीं मत भागिए और एक बार पेपर दे के देखिए। उनको देखे आपको खुद महसूस होगा कि हम कहां से कहां पहुंचे। बस थैंक यू सो मच सर। चलिए, रविचंद्रा ने पूरी आपको शानदार एक समअप में एक रणनीति बता दी, शानदार। तो रविचंद्रा, पिताजी क्या करते हैं? आप गांव से ही आते हैं? जी जी। और कमलेश, आप ग्रामीण है? हिंदी मीडियम है आपका? यस सर, हिंदी। नेहा? सर मेरे पापा आर्मी से रिटायर हैं अच्छा, और मेरा भी हिंदी मीडियम रहा है। हिंदी मीडियम रहा है। नीतू? सर मेरे फादर भी फार्मर ही है, मदर हाउसवाइफ है, और वो नहीं ज्यादा जानते हैं जेआरएफ के बारे में, वो मूलतः ग्रामीण फैमिली से ही। अच्छा अच्छा। तो साथियों, देख रहे हैं आप, जो है यहाँ पर देश की रक्षा करने वाले उन परिवार से हैं और बाकी जो तीनों किसान परिवार से हैं। और असली जो मेहनत होती है वो मैं समझता हूँ कि जो शहर के विद्यार्थी हैं वो इतना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत इस धरती पर जो करने वाला है वो धरती पुत्र है, जिसको हम किसान कहते हैं। तो ये सब किसान पुत्र हैं, तो हम सब किसान पुत्र हैं। हमें लगता है कि हम अपनी जो कर्म रेखा है हम खुद लिखते हैं। हम अपनी कर्म रेखा इसलिए खुद लिखते हैं क्योंकि हमें पता है कि मेहनत के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो इस मेहनत को अगर लगातार हम करते हैं तो धीरे धीरे जरूर सफलता मिलती है। समय लग सकता है ना, समय लग सकता है, सफलता जरूर मिलती है। और इस ग्रामीण पृष्ठभूमि की बात हो गई तो यहाँ पर 2 लाइनों में मैं समाप्त करूंगा आज के सेशन को। और बड़ा अच्छा लगा इन सब से मिलके, एक तो इतनी दूर से आए और इतना प्रेम भाव से अपने इंस्टीट्यूट पर पधारे, है ना, एक अधिकार भाव से आए कि चलो सर के पास चल के आते हैं। तो कल मिले थे, अच्छी खासी बातचीत भी हुई और
तो साथियों, ग्रामीण पृष्ठभूमि की बात है तो वही बात जिससे मैं हमेशा कहता हूं कि हम गांव के लोग कभी हारते नहीं। हम गांव के लोग एक थैला लेकर निकले हैं इन कंक्रीट के जंगलों की तरफ, हमारे पास खोने को कुछ नहीं। हम गांव के लोग कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। पाने को सारा जहां पड़ा है, हम या तो जीतते हैं या सीखते हैं। अगर ये भाव अपने अंदर है तो हम हमेशा मेहनत करेंगे, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, इसलिए हमें कोई तनाव नहीं होगा। तो इसलिए बिना तनाव के जो भी मिलेगा अपने जीवन में प्लस होगा, इस भाव के साथ तैयारी करते रहें। जेआरएफ भी होगा, जेआरएफ भी बहुत छोटी चीज लगेगी जब आपका हो जाएगा, क्योंकि आपका बड़ा सपना जो होगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा, उसकी तरफ आपको आगे बढ़ना है। असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा भी जैसे मान लो जेआरएफ हो जाती है तो उसके बाद में जो आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो वो लंबी मैराथन दौड़ है ना, उसको 4-6 महीने में आप जीत नहीं सकते। तो उसके लिए ये एक बैकबोन की तरह जेआरएफ कार्य करते हैं, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और माइंडली फ्री हो जाते हैं इकोनॉमिक दृष्टि से कि मुझे बस अब तैयारी करनी है। तो ये अच्छा आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। तो इस मोटिवेशन के साथ, जैसा रविचंद्रा ने कहा कि 44,400 मिलते हैं, जी जी। तो इस मोटिवेशन के साथ आपको जेआरएफ के लिए लगना है। और बस आप सर सभी मैं का एक और कहना चाहूंगा। यस सर जैसे मेरा जेआरएफ भी हुआ, जेआरएफ के बाद में लगातार सर के संपर्क में है, और मैंने एचपीएससी प्री दिया, उसमें क्वालिफाई हुआ हूँ, और एचपीएससी मेंस भी दिया है। और सर का आशीर्वाद चाहिए, और जो भी आप सब देख रहे हैं आपका भी थोड़ा सहयोग चाहिए कि आप दुआ करें कि मेरा हो, बिल्कुल होगा। और एक अच्छे शिक्षक बने और देश को और ऊंचाइयों तक लेके जाएं। थैंक यू सो मच। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा लगा। और जब भी वापस कभी भी जयपुर आओ तो संपर्क नहीं हो फोन से तो भी सीधा गूगल से लोकेशन दे के आए, तो अधिकार भाव से आप चाहे फैमिली के साथ आओ चाहे अकेले आओ, इंटरव्यू की प्रैक्टिस के लिए आप बिल्कुल इंटरव्यू की प्रैक्टिस के लिए भी बिल्कुल करवाएंगे, मॉक इंटरव्यू की शानदार प्रिपरेशन भी करवाएंगे। लेकिन फिर भी मान लो कोई फैमिली प्लान से भी आओ, कोई घूमने भी आओ, तो अपनी यूनिवर्सिटी आपको पूरे अधिकार भाव से आना है, जैसे आज आप आए। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू, आपको भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।